नमस्कार मित्रों, मैं अपना संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप मैंने शुरू किया था 1998 में, राइट टू रिकॉल और MRCM और अन्य कानूनों के प्रचार के लिए, और उसी के संदर्भ में आज का वीडियो है भारत की एक समस्या के ऊपर। मैंने 1990 में IIT दिल्ली से बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद अमेरिका में न्यू जर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी, रटगर्स यूनिवर्सिटी में मास्टर्स किया। 1999 में मैं हिंदुस्तान वापस आया और मैं राइट टू रिकॉल वगैरह कानूनों का प्रचार करता हूँ। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है बांग्लादेशियों की समस्या। जो भारत में 1 करोड़ से 2 करोड़ बांग्लादेशी गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं, वो समस्या कितनी गंभीर है और उसका उपाय कितना सरल है और क्या उपाय है, उसके दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। कि सिर्फ 1000 करोड़ रुपए के खर्चे से, सिर्फ 1000 करोड़ रुपए के खर्चे से ये पता लगाया जा सकता है कि भारत में कौन कौन बांग्लादेशी है और उन्हें भगाया जा सकता है। 95% बांग्लादेशी, मैं जो कानून और उसकी प्रोसीजरल डिटेल दूंगा कि किस तरीके से हम 95% बांग्लादेशियों को देश से भगा सकते हैं। तो पहले तो समस्या क्या है कि भारत में 1 करोड़ से 2 करोड़ जितने बांग्लादेशी आ गए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, एग्जैक्ट आंकड़ा लाना भी मुश्किल है, क्योंकि जो बांग्लादेशी है वो कहेंगे नहीं कि हम बांग्लादेशी है, वो सब यही कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है। और उनको राशन कार्ड, वोटर कार्ड सब उनके पास होता है। इसलिए ये जो 1 करोड़ का आंकड़ा है वो अडवाणी ने पार्लियामेंट में दिया था 2002 में अडवाणी ने पार्लियामेंट में एक एस्टिमेट दिया था कि भारत में 1 करोड़ गैर कानूनी बांग्लादेशी है। ये भी उनका एक एस्टिमेट ही था। आज उनकी संख्या शायद बढ़ के 1.5-2 करोड़ हो गई। अधिकतर बांग्लादेशी है वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के इलाके में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है। पश्चिम बंगाल का जो एरिया बांग्लादेश और उस पश्चिम बंगाल का और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी काफी बांग्लादेशी है। बिहार का छोटा सा एरिया पश्चिम बंगाल के बिल्कुल निकट पड़ता है और वहां भी गैर कानूनी बांग्लादेशियों की बहुत बड़ी आबादी है। अब इससे बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि ये मैं आपको भारत का बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया आपको दिखाऊं, तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये बिहार राज्य है, तो उसका छोटा सा एरिया बांग्लादेश के पास पड़ता है। बॉर्डर नहीं आता पर बिल्कुल करीब पड़ता है। और ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश है। और इस एरिया को चिकन नेक एरिया बोलते हैं। जो बांग्लादेश ये पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने वाले इस एरिया को चिकन नेक एरिया बोलते हैं। इसकी चौड़ाई मुश्किल से 20-30 मील होगी, शायद उससे भी कम, 20-30 मील की चौड़ाई होगी। अब सबसे बड़ा जोखिम क्या है कि ये जो बॉर्डर एरिया है और ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहां पे अभी 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रहते हैं। अब मान लो भारत और चीन का युद्ध होता है, भारत और चीन का युद्ध होता है, तो चीन इन बांग्लादेशियों को हथियार पहुंचा सकता है। बंदूक, AK-47 जैसी बंदूक, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड। और यदि चीन 2-3 लाख या 5 लाख बांग्लादेशियों को आधुनिक हथियार पहुंचाने में सफल हो जाता है, तो यूं समझो कि 2-3 दिन में ही भारत के अंदर 10-20 हजार कसब आ जाएंगे उस एरिया में। इस अकेले एरिया में 10-20 हजार कसब पैदा हो जाएंगे और ये पूरा चिकन नेक एरिया है वो ब्लॉक हो सकता है। यदि ये चिकन नेक एरिया ब्लॉक हो गया
तो जो भारत की सेना है वो यहाँ पर सामान नहीं पहुंचा पाएगी, सैनिक नहीं पहुंचा पाएगी। तो इस एरिया में जितने भी सैनिक है और सामान्य नागरिक है उन सबके जान जोखिम में आ सकते हैं। बांग्लादेश अपने बलबूते पे ये करने के सक्षम नहीं है। बांग्लादेश की इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत की सेना से भिड़ सके। लेकिन यदि चीन बांग्लादेश को पूरी पूरी मदद करता है, सारे आधुनिक हथियार देता है और यहाँ पे नेवी की हेल्प देता है, तो बांग्लादेश ये साहस कर सकता है कि चिकन नेक एरिया को ब्लॉक कर दे और उसके बाद बांग्लादेश के करोड़ों लोग इस एरिया में घुस के मारकाट मचा सकते हैं। जैसे मारकाट 1947 में मची थी, उसी तरह की मारकाट ये पूरे एरिया में मच सकती है। अब और चीन के पास फैसिलिटी भी है, क्योंकि चीन से लेके बर्मा से लेके बांग्लादेश एक 8 लेन हाईवे, 8 लेन का हाईवे बना रहा है कि जिसके द्वारा वो युद्ध की सामग्री बांग्लादेश तक पहुंचा सके वाया बर्मा। और चीन, बांग्लादेश की सरकार ने चीन को बहुत बड़ा प्लॉट, हजारों एकड़ का प्लॉट चितगोंग के पास चीन की सरकार को दे दिया है और चीन उस पर मिलिट्री पोर्ट बना रहा है। और वो मिलिट्री पोर्ट है वो भारत के सबसे बड़े मिलिट्री पोर्ट जो है, नेवी पोर्ट जो है, उससे भी बड़ा हो जाएगा 4-5 साल के अंदर। यानी चीन की नेवल प्रेजेंस बांग्लादेश में बढ़ रही है। हो सकता है कि चीन की नेवी बांग्लादेश में और पाकिस्तान मिला के इंडियन नेवी से बड़ी हो जाए, हिंद महासागर और अरब सागर में, और बे ऑफ बंगाल में जो चीन की नेवल प्रेजेंस है वो भारत के नेवल प्रेजेंस से बड़ी हो जाए। और उस समय, युद्ध के समय, ये जो 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत के अंदर है, 1 करोड़ 2 करोड़, वो सबसे बड़ी लायबिलिटी और सबसे बड़ा जोखिम बन सकता है। इसके सिवा भी मान लो बांग्ला युद्ध नहीं होता है तो भी बांग्लादेशियों की आबादी अभी आसाम जैसे कुछ इलाकों में 20% से ज्यादा हो गई है, और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 25% हो गई है, कुछ तहसीलों में तो वो मेजोरिटी में हो गए हैं। और यदि इस तरह से उनकी आबादी बढ़ती गई तो एक दिन वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट, यानी इस तरह की मूवमेंट शुरू कर सकते हैं कि भाई हमें हिंदुस्तान से अलग होना है और हमें बांग्लादेश के साथ जुड़ जाना है। और यदि ऐसे मूवमेंट बढ़ गई तो 1947 में जिस तरह का कत्लेआम हुआ था पाकिस्तान के अंदर, उस कत्लेआम का वर्णन मैं संक्षिप्त में करूंगा कि कुछ 10 लाख लोगों की जान गई थी और 4 करोड़ लोगों को भागना पड़ा था 3-4 महीने के अंदर। सिर्फ 3-4 महीने के अंदर 10 लाख लोगों की कत्लेआम हुई थी। और इससे भी ज्यादा खराब वारदातें हुई थी जो इस समय में वीडियो में विस्तार पूर्वक नहीं कह सकता। तो ये सारी वारदातें ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में हो सकती है। अब समस्या उससे भी ज्यादा गंभीर क्या है कि 1 करोड़ 2 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए हैं और हिंदुस्तान के एक भी पॉलिटिकल पार्टी को ये समस्या सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है। एक भी एनजीओ को, इतने सारे पॉलिटिकल सोशल एनजीओ है, उनको भी इंटरेस्ट नहीं है। वो यही कहते हैं कि इस समस्या को जितना हो सके उतना दूर रखा जाए, मेन टॉपिक का डिस्कशन न बनाया जाए। मेरे कुछ दोस्त हैं, सीपीएम में भी है, वो कहते हैं कि भाई इस समस्या के बारे में हमको मौन रखने के लिए बोला जाता है कि कुछ मत बोलो, अनदेखा कर दो। कुछ आरएसएस में मेरे दोस्त हैं तो उनको कहा कि बस इस समस्या के बारे में लोगों को बताओ लेकिन उपाय के बारे में मत बताओ। ये एक नया तरीका है कि वो उन्होंने समस्या पे वीडियो बनाया है और उस वीडियो में सिर्फ समस्या का ही विवरण है, उपाय के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। और करेंगे भी क्या? आडवाणी की 7 साल की सरकार थी तो उन्होंने एक बांग्लादेशी को नहीं रोका, न कोई ऐसे कानून बनाया कि बांग्लादेशियों का घुसपैठ कम हो सके, और न कोई ऐसा कानून बनाया कि जो बांग्लादेशी घुस गए उनको वापस निकाला जा सके। और अभी से ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पश्चिम बंगाल में एक तहसील है, मैं उसका नाम भूल गया। पिछले यूं समझो कि 400-500 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उस तहसील के हिंदुओं ने बोला कि हम दुर्गा पूजा नहीं मनाएंगे। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में दिवाली से ज्यादा महत्व रखता है और वहां के लोगों ने बोला कि, पूरे तहसील के लोगों ने बोला कि हम दुर्गा पूजा नहीं मनाएंगे। और उसकी वजह क्या थी कि वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बड़े पैमाने पे रायट किए और वहां से पूरा एक एरिया खाली करवा दिया, उनको रहना था इसलिए।
और वहां पे तृणमूल कांग्रेस का जो सांसद था उसने भी बांग्लादेशियों को सपोर्ट किया, जो कांग्रेस का सांसद था उसने भी बांग्लादेशियों को सपोर्ट किया, वहां के सीपीएम के जो लीडर थे उन्होंने भी बांग्लादेशियों को सपोर्ट किया, और बीजेपी वाले थे बस वो आके भाषण देके चले गए। मतलब वो पूरे तहसील के लोग, उन्होंने इलेक्शन का भी बायकॉट किया। इस बार जब 2011 में जो इलेक्शन हुए तो उस तहसील ने करीब करीब पूरा इलेक्शन का बायकॉट किया कि भाई सबके सब पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बांग्लादेशियों से मिल चुकी है, तो हम वोट देके क्या करेंगे, और दुर्गा पूजा उन्होंने नहीं मनाई। तो अभी से प्रॉब्लम शुरू हो गया है। इसमें पश्चिम बंगाल को ही देखने की जरूरत नहीं है। आप अहमदाबाद की बात करूं तो यहाँ पे चंदोला तालाब के पास एक इलाका है जो कि पूरा बांग्लादेशी से भरा है, तो पूरी झोपड़पट्टी है। एक जमाने में वहाँ पे हिंदू रहते थे, अब वो शायद बंगले में चले गए होंगे क्योंकि वहाँ वो कोई भी हिंदू नहीं है, वहाँ सब बांग्लादेशी ही बांग्लादेशी है। और जहाँ तक मेरा मानना है उनको मार पिटाई करके खाली करवाया होगा, और मार पिटाई की तब पुलिस ने और जुडिशरी ने उनका साथ दिया होगा, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी की पूरी बस्ती खाली हो जाए और दूसरे लोग आके रहना शुरू करें, और वो भी लोकल पुलिस के साथ के बिना। तो ये गैर कानूनी बांग्लादेशी बॉम्बे में भी है, गुड़गांव में भी है, दिल्ली में भी थोड़े बहुत है, अहमदाबाद में भी है, पर बाकी एरिया में कम है। अधिकतर बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल, थोड़े बहुत बिहार और नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये मैंने समस्या के बारे में कहा कि समस्या इतनी गंभीर है कि ये 2 करोड़ बांग्लादेशी यदि युद्ध शुरू हो गया चीन के साथ तो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों को रहने के लिए जमीन चाहिए, और यदि चीन उन्हें हथियार देता है तो वो तो जमीन प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पे कत्लेआम करने से रुकेंगे नहीं। अब सवाल आता है उपाय का। तो मेरा ये दावा है कि सिर्फ एक कानून जो कि मैंने अपनी इस किताब में प्रपोज किया है, इसका URL है rahulmehta.com/301.htm। मैं फिर से बोलता हूँ rahulmehta.com/301.htm। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है facebook.com/mehtarahulc। उस पर भी आपको बहुत सारे नोट्स है उसमें मिल जाएगा। और इस बुक के चैप्टर 33 में मैंने बताया है कि किस तरह के गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा, किस तरह के कानून के द्वारा बांग्लादेशियों को निकाला जा सकता है। तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि एक पहले राइट टू रिकॉल सीएम और राइट टू रिकॉल पीएम जरूरी है। राइट टू रिकॉल पीएम नहीं तो कम से कम राइट टू रिकॉल सीएम जरूरी है, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल सीएम नहीं हुआ तो ये समस्या रुकने नहीं वाली। क्यों? पहले तो ये देखो कि ये समस्या शुरू कैसे हुई कि एक गैर कानूनी बांग्लादेशी आता है, उसे हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने क्या शायद हफ्ते 2 हफ्ते में उसको राशन कार्ड मिल जाता है, इलेक्शन कार्ड मिल जाता है। यहाँ अहमदाबाद जैसी अच्छी जगह पे आदमी को इलेक्शन कार्ड चाहिए या राशन कार्ड चाहिए तो महीने 2 महीने धक्के खाने पड़ते हैं, और वहां उसे हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है कि वहां पर कुछ ट्रस्ट है, एनजीओ वगैरह, जो कि तहसीलदार को 10-20 हजार देते हैं एक बांग्लादेशी का वोटर कार्ड और इलेक्शन कार्ड और राशन कार्ड निकलवाने के लिए। वो तहसीलदार को 5-10-20 हजार की रिश्वत दे देते हैं। ये ट्रस्ट को पैसा कौन देता है? ये ट्रस्ट को पैसा आता है सऊदी अरेबिया से। एक बांग्लादेशी को तुम राशन कार्ड और वोटर कार्ड दिलाओ और 5,000 ले जाओ, और ये जो पैसा है जो तहसीलदार को मिलता है वो सिर्फ तहसीलदार की जेब में नहीं रहता, ये कलेक्टर के पास भी जाता है, MP MLA के पास भी जाता है और मुख्यमंत्री तक जाता है। फिर वो मुख्यमंत्री ज्योति बसु हो या बुद्धदेव भट्टाचार्य हो या ममता बनर्जी हो, किसी मुख्यमंत्री ने इस नेक काम में पैसा माफ नहीं किया। तो इस तरह से करोड़ों बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो 1 करोड़ बांग्लादेशी यानी 5,000 करोड़ की इनकम तो यही होगी। उसके बाद ये बांग्लादेशी और भी काम आते हैं कि एक लेबर का मान लो चार्ज 100 रुपया है, तो बांग्लादेशी के साथ ये गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई तू 1 साल के लिए मेरे लिए दिन के 100 रुपए नहीं, दिन के 50 रुपए में काम करेगा। यानी जो एम्प्लॉयर है उसको महीने का 1,500 का फायदा हो गया, साल का 18,000 का। तो एक तो जो उसको रिश्वत देनी थी वो तो सऊदी अरेबिया के सऊदी अरेबिया के पैसे ने चुका दी, प्लस वो 1 साल उसके लिए आधे पैसे में काम करेगा, तो उसको 18-20 हजार का वो फायदा हो गया।
उसके सिवा वहां पे जो पूरा स्मगलिंग का नेटवर्क है जिसमें अरबों रुपयों का फायदा होता है, वो भी बांग्लादेशियों के थ्रू चलता है। जैसे हिंदुस्तान में केरोसिन का भाव है 15 रुपया लीटर और बांग्लादेश में केरोसिन का भाव है 30 रुपया लीटर। अब आप इकोनॉमिक्स 101 इकोनॉमिक्स की कोर्स न भी पढ़ा हो तो सामान्य बुद्धि लगाइए कि बांग्लादेश में 30 रुपया लीटर केरोसिन है और यदि पश्चिम बंगाल में 15 लीटर है तो बॉर्डर केरोसिन एक टैंक में 20,000 लीटर केरोसिन होता है, वो यदि बॉर्डर क्रॉस करती है तो कितना मुनाफा होगा। इसी तरह से डीजल यहाँ पे जो 40-50 रुपया लीटर है, बांग्लादेश में उसी डीजल वो 20 रुपया उसकी कॉस्ट ज्यादा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो सीपीएम के एमपी है और तृणमूल कांग्रेस के भी एमपी और पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के भी एमपी, उनको केरोसिन की सब्सिडी और डीजल की सब्सिडी बहुत प्यारी है। कुछ भी हो जाए लेकिन केरोसिन और डीजल की सब्सिडी पे वो बहुत ज्यादा भार देते हैं कि ये सब्सिडी हर हाल में चालू रहनी चाहिए। वो क्यों चालू रहनी चाहिए? क्योंकि पूरा जो केरोसिन इंडिया से स्मगल होकर बांग्लादेश जाता है वो पूरा नेटवर्क उनके हाथ में है और उससे उनको करोड़ों का फायदा होता है। दूसरा जो नेटवर्क है वो गाय की स्मगलिंग का है कि मैं इसे अच्छी बात ही मानता हूं पर अधूरी बात है, इसलिए नुकसान कैसे जाता है कि हिंदू है वो गाय को दान देते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, गौशालाओं में दान देते हैं और उसकी वजह से वो एक तरह से बीफ को सब्सिडाइज कर रहे हैं। गौशालाओं में दान आता है, हिंदू गाय को खाना खिलाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे गाय सस्ती आती है और हजारों की संख्या में वो गाय पश्चिम बंगाल में जाती है, वहां कटती है, वहां से बीफ है वो बांग्लादेश जाता है और पश्चिम बंगाल के कत्ल खाने हाउसफुल हो जाते हैं, इसलिए वो पूरी गायों को बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर देते हैं गैर कानूनी। तो ये पूरा जो गैर कानूनी धंधों का नेटवर्क है, केरोसिन की स्मगलिंग, डीजल की स्मगलिंग, गायों की स्मगलिंग, बीफ की स्मगलिंग, उसमें ये बांग्लादेशियों की जरूरत पड़ती है। तो अभी हालात वहां ये हो गए कि पश्चिम बंगाल का एक एमएलए, फिर वो कांग्रेस का हो या तृणमूल पार्टी का हो या सीपीएम का हो, एक एमएलए और एमपी बोलता है कि मेरे एरिया में जितने हो सके उतने ज्यादा गैर कानूनी बांग्लादेशी लेके आओ। एक तरह की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि एक बांग्लादेशी आएगा उसको राशन कार्ड और वोटर कार्ड दिलाने के 1,000-2,000 मिलेंगे और ऊपर से वो बांग्लादेशी उसके लिए ये सारे गैर कानूनी काम कराने में उसकी मदद करेगा जिसमें उसको और फायदा होगा। अब इसीलिए ये जितने भी एनजीओ ट्रस्ट वगैरह है वो इस समस्या पे मौन रखना चाहते हैं। वो देखते हैं कि भाई हमने इस समस्या के बारे में बोला तो हमें जो सऊदी अरेबिया या अलग अलग देशों से ग्रांट आ रही है वो बंद हो जाएगी, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है, फिर वो तृणमूल कांग्रेस के साथ हो या सीपीएम के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो, वो हमारे कनेक्शन बिगड़ जाएंगे, नेता नाराज हो जाएंगे। उस एरिया के अफसर भी कहते हैं कि हमारे एरिया में गैर कानूनी बांग्लादेशी लाओ, क्योंकि जितने ज्यादा बांग्लादेशी आएंगे उतना उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये समस्या बिना राइट टू रिकॉल सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। यदि नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल सीएम है तो फिर वो सीएम ज्योति बसु हो या बुद्धदेव भट्टाचार्य हो या ममता बनर्जी हो, कोई भी सीएम आएगा वो दूसरे दिन बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कोशिश शुरू कर देगा। पर अब एक टेक्निकल क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है। क्या टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि पता कैसे लगाया जाए कि ये आदमी हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी। हम कहें कि भाई राशन कार्ड तो पहले ही उनके पास है, वोटर कार्ड वो भी उनके पास है, आदमी 10 साल से रहता हो, भाई पता कैसे चलेगा कि 10 साल से रहता है? क्योंकि हिंदुस्तान में काफी सारे बोनाफाइड इंडियंस भी है। हिंदुस्तान में ऐसे बोनाफाइड इंडियंस भी है जो मतलब 500-600 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके यहीं पे पैदा हुए हैं, उनके माँ बाप भी यहीं पैदा हुए, लेकिन उनके पास ना वोटर कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना प्रूफ ऑफ एड्रेस है, कुछ नहीं है। जैसे आदिवासी खानाबदोश, जो खानाबदोश आदिवासी है, ऐसी कुछ 2 करोड़ आबादी है पूरे हिंदुस्तान में जो कि 100% हिंदुस्तानी है, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब तो पता कैसे लगाया जाए कि, और डॉक्यूमेंट बांग्लादेशियों के पास तो सारे डॉक्यूमेंट है, अब पता कैसे लगाया जाए कि ये बांग्लादेशी है? तो उसके लिए मैंने एक प्रोसीजर प्रपोज की है कि डीएनए टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति बांग्लादेशी है या हिंदुस्तानी। अब आप पूछ सकते हो कि भाई डीएनए टेस्ट के द्वारा कैसे पता लगेगा? डीएनए टेस्ट से कैसे पता लगेगा?
तो मैंने कहा डीएनए टेस्ट से पता लग सकता है। तो आप पूछोगे कि भाई ऐसा कोई डीएनए जीन थोड़ा होता है कि जिससे पता लगे कि आदमी हिंदुस्तानी या बांग्लादेशी, ऐसा कोई जीन होता भी नहीं है, तो फिर डीएनए टेस्ट से कैसे पता लगेगा। तो उसमें पूरा प्रोसीजर मैं बताता हूँ कि पहले एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, एलियन डेटा ऑफिसर, जिसका काम है कि राज्य में जितने भी नॉन इंडियन है उनका डेटा इकट्ठा करना। उस एलियन डेटा ऑफिसर पे राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल का एक्सप्लेनेशन मैंने इस बुक में दिया है कि किस तरह से राइट टू रिकॉल बहुत ही सस्ता प्रोसीजर है। ये जो आरोप लगाया जाता है कि राइट टू रिकॉल महंगा है, वो गलत है। उसके मैं किसी और वीडियो में मैंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। मेरे वेबसाइट पे भी आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, फेसबुक नोट्स में भी मिलेगा कि राइट टू रिकॉल पीएम का खर्चा 2 करोड़ से कम है। राइट टू रिकॉल पीएम पूरा हिंदुस्तान जिसमें आता है 75 करोड़ वोटर, वो 2 करोड़ से कम खर्चे में हो सकता है। और राइट टू रिकॉल एमपी के लिए 1 लाख से भी कम। तो एलियन डेटा ऑफिसर जिसका काम है कि गैर कानूनी भारतीयों के बारे में पता लगाना, बांग्लादेशियों के बारे में पता लगाना। अब वो बांग्लादेश में एक एडवर्टाइज देगा कि यदि आप अपने बांग्लादेश में जितने करीबी रिश्तेदार हैं उनके नाम और पते हमें दोगे तो हम आपको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया का इनाम देंगे। तो मान लो किसी आदमी का भाई या उसका कजिन या उसका भतीजा या बेटा या करीबी रिश्तेदार, ब्लड रिलेटिव बांग्लादेश में है, हिंदुस्तान में है, तो वो बांग्लादेशी उसे नाम देना है, एड्रेस देना है और उसका ब्लड सैंपल देना है। अब जो इंडिया में जिस बांग्लादेशी का नाम दिया उसका डीएनए लो और उसके बांग्लादेश में उसका जो रिश्तेदार है, इन दोनों के डीएनए से कंपेयर करो, उससे प्रूव हो जाएगा कि ये आदमी हिंदुस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी है। मैं फिर से दोहराता हूँ, मान लो कि आपने अवार्ड दे दिया कि भाई 1 लाख रुपया दो, यदि आपके भाई यदि बांग्लादेश में है और उसका आप नाम बताते हो तो हम 1 लाख रुपया देंगे। तो सारे आएंगे ऐसा मैं नहीं बोलता, मान लो 1-2 लोग, 100-200 लोग आ गए, तो उनका डीएनए सैंपल लो और उन्होंने नाम दिया है जिस आदमी का कि भाई ये आदमी इधर रहता है, उसका डीएनए उसके साथ कंपेयर करो, प्रूव हो गया कि ये दोनों आदमी भाई है या तो कजिन ब्रदर है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि दूसरा आदमी जो पकड़ा गया वो बांग्लादेशी है। फिर उस बांग्लादेशी जो पकड़ा गया है उससे पूछो कि भाई तू 10 बांग्लादेशियों के नाम बताएगा तो जेल की सजा 1 साल कम हो जाएगी। और अपने करीबी रिश्तेदार के, दूर के रिश्तेदार के नहीं, करीबी रिश्तेदारों के नाम बताएगा या तो तू दूसरे आदमियों के नाम बारे में देता है इंफॉर्मेशन, तो इस तरह से उसके जितने करीबी रिश्तेदार है वो भी डीएनए टेस्ट के द्वारा साबित किए जा सकते हैं। इसमें सवाल पकड़ना नहीं है, साबित करना है। पकड़ने के लिए तो हम कह सकते हैं ये आदमी बांग्लादेशी है, पर जब तक प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ना मिले तब तक सजा देना मुश्किल है और सजा देना ठीक बात भी नहीं है। तो इस तरह से डीएनए टेस्ट के द्वारा साबित कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है कि वो ऑफिसर बांग्लादेश में एडवर्टाइजमेंट के जरिए या अनऑफिशियल मीन्स के जरिए ये एक एडवर्टाइज दे कि जो आदमी अपना ब्लड सैंपल देगा, डीएनए सैंपल देगा और उसके करीबी रिश्तेदारों के नाम बताएगा, उसे हम 1 लाख रुपया, साबित हो जाने पर 1 लाख रुपया देंगे। उसके बाद जो आदमी साबित हो जाता है कि वो बांग्लादेशी है ब्लड डीएनए टेस्ट के द्वारा, उसका नार्को टेस्ट लिया जाए। तो नार्को टेस्ट पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने से ये प्रूव हो जाएगा कि वो बांग्लादेशी है। सब बोल देगा कि कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ उसका बचपन बीता, कौन से स्कूल में गया, सब नार्को टेस्ट में बोल देगा। और बांग्लादेशियों के नाम भी उगल देगा कि भाई ये बांग्लादेशी, और वो साथ में एजेंटों के नाम भी उगल देगा कि ये आदमी एजेंट था, इसने मुझे राशन कार्ड दिलाने में मदद की, ये आदमी एजेंट है, इसने मुझे इलेक्शन कार्ड दिलाने में मदद की। उस एजेंट को जाकर पकड़ो, उस एजेंट का नार्को टेस्ट लो, वो एजेंट को उगल देगा कि मैंने इस तहसीलदार को इतना पैसा दिया था, इस कलेक्टर को इतना पैसा दिया था, इस एमएलए को इतना पैसा दिया था। नार्को टेस्ट एक के बाद एक आदमी की पकड़ के सबके नार्को टेस्ट लेने शुरू करो, नार्को टेस्ट इन पब्लिक, ये सब सच उगल देंगे और उसके द्वारा हम बांग्लादेशियों को सजा कर सकते हैं। एक और कानून बनाना पड़ेगा कि जो गैर कानूनी बांग्लादेशी इंडिया में पकड़ा जाएगा उसे 7 साल की सजा होगी। अब सवाल आता है कि 1 करोड़ बांग्लादेशी है और यदि मैं 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड करता हूं और डीएनए टेस्ट जिसका खर्चा 3,000-5,000 आएगा, उसके बाद नार्को टेस्ट जिसका खर्चा 4,000-5,000 आएगा, तो पर बांग्लादेशी खर्चा हो गया 1-1.5 लाख का। तो 1 करोड़ बांग्लादेशी पकड़ने के लिए तो 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए।
तो इतना सारा, जबकि मैं तो कह रहा हूं कि ये सारा काम 1000 करोड़ में खत्म हो जाएगा। तो कैसे 1000 करोड़ में खत्म हो जाएगा? कि जब हम 5000 बांग्लादेशियों को जेल में बंद कर देंगे तो बाकी 1 करोड़ में से 95 लाख 97 लाख देश छोड़ के भाग जाएंगे। हमें एक एक बांग्लादेशी को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 5000 बांग्लादेशियों को जेल में बंद कर दो 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, प्रूव करने के बाद ये बांग्लादेशी है। और जब उन्हें पता चलेगा कि हमारी बारी भी आ सकती है, उसके बाद दूसरा कोड़े मारने की सजा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोड़े मारने की सजा को अवैधानिक नहीं ठहराया। ये ह्यूमन राइट्स वाले बहुत चीख पड़ेंगे। ह्यूमन राइट्स वालों को तो वैसे भी चीखने की आदत है। तुम किसी आदमी ने 100-200 मर्डर कर दिया और उसका नार्को टेस्ट लेने की बात करो तो भी ह्यूमन राइट्स वाले मोमबत्ती लेके पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ह्यूमन राइट्स वालों को तो मैं कहूंगा कि भाई तुम मेरा एक भी वीडियो मत देखो, मेरा फेसबुक का अकाउंट भी ब्लॉक कर दो, और हो सके तो मेरे पे तो कमेंट मत ही डालना, पर मेरा फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक कर दो ताकि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ वो तुम्हें दिखाई भी ना दे। और मैं जितने भी जो राइट टू रिकॉल में मानने वाले हैं या थोड़े बहुत देशभक्त हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि आप जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले आपके फेसबुक में आपको दिखे उनका अकाउंट ब्लॉक कर दो ताकि ना आप उन्हें देख सको ना वो आपको देख सके। तो कोड़े मारने की सजा दुनिया के बहुत सारे देशों में है, जैसे सऊदी अरेबिया में है, दुबई में है, सिंगापुर में भी है। सिंगापुर में भी जो गैर कानूनी व्यक्ति पकड़ा जाता है, गैर कानूनी घुसपैठ या इलीगल इमिग्रेंट्स, उसे कोड़े मारे जाते हैं। और ये सजा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको मान्य रखा है। उन्होंने सऊदी अरेबिया को यूएन से निकालने की कोई बात नहीं की, उन्होंने सिंगापुर को यूएन से निकालने की कोई बात नहीं की। तो इस तरह से जो गैर कानूनी बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं उन्हें कोड़े मारने की सजा भी डालनी चाहिए, साबित हो जाने के बाद। यहां मेरा एक मैं भारपूर्वक कहूंगा कि साबित हो जाने के बाद यह सजा होनी चाहिए, बिना सबूत के सजा नहीं होनी चाहिए। तो सबूत करने का तीसरा तरीका मैं बताता हूं, कॉल ट्रैकिंग। कॉल ट्रैकिंग क्या होता है कि पूरी दुनिया में एक कानून है कि इंटरनेशनल फोन को यदि रिकॉर्ड करना हो तो सरकार को किसी की परमिशन नहीं चाहिए। मैं एग्जांपल दूं कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं और यदि मान लो सरकार को मेरा फोन रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए उन्हें एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे पुलिस कमिश्नर या सेशंस कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। परमिशन के बिना वो मेरा फोन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यदि मैं कोई इंटरनेशनल कॉल करता हूं, मैं अमेरिका कॉल करता हूं या बांग्लादेश कॉल करता हूं, तो वो बिना किसी की परमिशन के मेरा कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कानून अमेरिका में भी है, फ्रांस में भी है, ब्रिटेन में भी है, दुनिया के सारे देशों में है कि इंटरनेशनल कॉल का रिकॉर्डिंग बिना किसी परमिशन के हो सकता है। तो इस तरह से जितने भी पश्चिम बंगाल से और नॉर्थ ईस्ट के एरिया से जितने इंटरनेशनल कॉल हो रहे हैं वो परमानेंट बेसिस पे रिकॉर्ड करने शुरू किए जाए। और कॉल लॉग से भी पता चलता है कि एक आम आदमी साल में, एक आम हिंदुस्तानी साल में मुश्किल से 2 साल में 3 साल में एक बार बांग्लादेश फोन करता है, और कोई एक आदमी है जो कि रोज बांग्लादेश फोन कर रहा है, क्योंकि अधिकतर बांग्लादेशियों के पास मोबाइल तो आ ही गया होगा अभी और वो बांग्लादेश फोन भी करते होंगे। तो मैं कहूंगा कि जो इंडिया और बांग्लादेश का जो पूरा कॉल रिकॉर्ड है वो कॉल रिकॉर्ड भी पब्लिश किया जाए, और वो प्रूफ नहीं बनता। ये मैं फिर से दोहराऊंगा कि कॉल रिकॉर्ड है वो एक पावरफुल हिंट है कि ये आदमी बार बार बांग्लादेश फोन कर रहा है तो वो बांग्लादेशी है, वो एक हिंट है, वो प्रूफ नहीं है, उसे प्रूफ नहीं मानना चाहिए, पर एक बहुत बड़ा हिंट आ गया जिसके द्वारा व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जरूरत लेने पर उसकी नार्को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 तरीके बताए कि राइट टू रिकॉल। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, 3 पॉइंट है कि एलियन डेटा ऑफिस खड़ी की जाए और एलियन डेटा ऑफिस का जो चेयरमैन है वो राइट टू रिकॉल उस पर होना चाहिए, ताकि यदि वो इनएफिशिएंटली काम करता है या खुद रिश्वतखोर हो जाता है तो वो पब्लिक उसे निकाल सके। उसके बाद एलियन डेटा ऑफिस को जो व्यक्ति बांग्लादेशी है और बांग्लादेश में रहते हैं और जिनके करीबी रिश्तेदार ब्लड रिलेटिव इंडिया में हैं, उनको अप्रोच करके, उनको इनाम देके, उनको बोनाफाइड कानूनी तौर पे उनको इनाम देके या खुफिया तौर पे इनाम देके, उनका डीएनए लेके
भारत में जो बांग्लादेशी है उसके डीएनए से कंपेयर करके प्रूव करना चाहिए कोर्ट में कि ये बांग्लादेशी है, और उसके बाद फोन का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए ताकि पता चले कि कौन कौन आदमी बांग्लादेश बार बार फोन कर रहे हैं। और तीसरा कि नार्को टेस्ट, कि जो आदमी प्रूव डीएनए टेस्ट के द्वारा प्रूव हो जाता है कि वो बांग्लादेशी है, उसका नार्को टेस्ट किया जाए। अब कुछ सवाल आएंगे कि भाई जो मैंने खर्चे की बात कही कि 5000 बांग्लादेशियों को हम इस कानून के द्वारा जेल में बंद कर देते हैं और कोड़े मारते हैं, तो बाकी 95 लाख बांग्लादेशी देश छोड़ के भाग जाएंगे 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। एक एक बांग्लादेशी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। और अब आता है कि आप इस समस्या के बारे में दूसरे एनजीओ से बात कीजिए, अन्ना हजारे से बात कीजिए या अन्ना हजारे के आदमी उनसे बात कीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी से भी बात करके देखिए, वो सब आपको कहेंगे कि इस समस्या पे मैं मौन रखना चाहता हूं। देखो वो कहेंगे नहीं मौन रखना चाहता हूं, वो आपको दूसरी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अन्ना जी को आप किसी भी समस्या के बारे में कहेंगे, वो कहेंगे कि पहले लोकपाल, बाकी सब चीज अगले जन्म में। सुब्रमण्यम स्वामी को कहेंगे कि बस पहले मुझे कोर्ट के धक्के खाने, बाकी सारी समस्या 2 करोड़ बांग्लादेशी क्या 10 करोड़ बांग्लादेशी भी घुस जाए तो वो समस्या अगले जन्म में। ये जो महानुभाव है, इन्होंने अपनी 40 साल की पॉलिटिकल कैरियर में, ये प्रॉब्लम थोड़े 10-20 साल से गंभीर हुआ, पर प्रॉब्लम 20 साल से गंभीर है, और 20 साल में उन्होंने एक वाक्य इस विषय पे पार्लियामेंट में नहीं बोला। इन्होंने पार्लियामेंट में कोई कानून पेश नहीं किया कि जिसके द्वारा ये समस्या कम हो सके, जिसके द्वारा ये समस्या खत्म हो सके। और उसका वजह क्या है कि इनको ये जो लॉबियां हैं सऊदी अरेबिया की, अमेरिका की, ये लॉबियां उनको बहुत सपोर्ट करती है और ये लॉबियों का सपोर्ट खोना नहीं चाहते। मैंने कुछ एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की, मैंने पैसा देकर एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की, और वो अखबार वालों ने मेरा पैसा लेकर एडवर्टाइजमेंट देने से मना कर दिया कि ये बांग्लादेशियों की समस्या के ऊपर में पेड एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लेना, आर्टिकल तो क्या छापेंगे, इंटरव्यू तो क्या छापेंगे, वो तो मुझे छपवाना भी नहीं है, क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर से मीडिया का बाइकआउट करना शुरू किया। मैं किसी भी अखबार में इंटरव्यू नहीं देता और किसी भी टीवी चैनल में भी अब मैं नहीं जाता। मैं सिर्फ अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट दे देता हूँ, और पेड न्यूज नहीं, पेड एडवर्टाइजमेंट, वो ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट की तरह आती है। लेकिन इस बार बांग्लादेशियों की समस्या पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लेने से भी मना कर दिया। अब ये तो इसका उपाय अब हमारे जैसे जो छोटे कार्यकर्ता है हमें खुद करना पड़ेगा। देखो कोई नेता यानी कि जो कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी लेवल का नेता है, अन्ना हजारे भले पोजीशन ना हो उनके पास, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के नेता है। सुब्रमण्यम स्वामी भी कैबिनेट लेवल के नेता है। बाकी बीजेपी के नेताओं से भी आप बात कर लीजिए, आरएसएस के नेताओं से भी बात कर लीजिए, वो इस समस्या के उपायों के बारे में मौन रखना पसंद करेंगे। वो समस्या के बारे में खूब बोलेंगे। ये जो बीजेपी के नेता हैं वो समस्या के बारे में खूब बोलते हैं, लोगों को बहुत उकसाते हैं, ये समस्या बार बार 50 बार दिन में दोहराएंगे, उकसाते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। लेकिन जब कानून बनाने की बात आती है तब वो गायब हो जाते हैं। उनकी 6-7 साल सरकार थी केंद्र में, 1998 से लेकर 2004 तक, तो बांग्लादेशियों को रोकने के लिए उन्होंने एक भी कानून नहीं बनाया। अब ये मैंने 3 कानून बनाए, डीएनए टेस्ट का, नार्को टेस्ट का और कॉल रिकॉर्डिंग का। अब दूसरा जो मैं बोलूंगा वो नेशनल आईडी सिस्टम से रिलेटेड है। पासपोर्ट एक्ट जो है इंडिया का, इंडिया पासपोर्ट एक्ट है, उसमें एक क्लॉज है कि यदि कोई आदमी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है और बाद में प्रूव होता है कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं था, तो उसे 5 साल की जेल की सजा हो सकती है। ये पासपोर्ट एक्ट में लिखा है। अब ऐसा कोई लाइन जानबूझ के वोटर कार्ड और राशन कार्ड और अभी जो नेशनल आईडी सिस्टम बन रहा है, यूनिक आईडी सिस्टम, उसके रिलेटेड कानून में नहीं बनाया गया। तो मेरी एक ये दरखास्त है, मैंने इसमें लिखा है कि ये जितने राशन कार्ड से रिलेटेड जो कानून है, वोटर आईडी से रिलेटेड जो कानून है और यूनिक आईडी से रिलेटेड जो कानून या गैजेट नोटिफिकेशन में उसमें एक लाइन प्रिंट की जाए, सिर्फ 2-4 लाइन ही प्रिंट करनी है कि यदि कोई व्यक्ति इस राशन कार्ड के लिए या वोटर कार्ड के लिए या यूनिक आईडी के लिए अप्लाई करेगा
और बाद में साबित हुआ कि वो भारत का नागरिक नहीं था, तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। तो कम से कम डर तो हो, और बाद में 1% आदमी को आप जेल में भेजोगे, मैं कहूँगा 1% नहीं, यदि 1000 लोगों को भी 7-7 साल की जेल हो जाती है, 7 साल 7 साल 7 साल यानी 21 साल की जेल की सजा हो गई, तो 95% लोग अप्लाई करना बंद कर देंगे। और ये प्रपोजल मैं तो खैर पिछले 20 साल से, 20 साल तो नहीं 13 साल से, 1998 से मैंने काफी MP MLA सारी पार्टियों के उनको रिक्वेस्ट किए कि एक लाइन प्रिंट करनी चाहिए, आप कम से कम CM को PM को लेटर तो लिखो कि एक लाइन प्रिंट करो, वो लेटर पे पोस्ट का खर्चा मैं दे दूंगा। पर सारे MP MLA ने बस वो गोल गोल बात करके टाल देते हैं। तो आप मेरी बात मत मानिए, मैं आपको बोलता हूं कि आप बीजेपी के MP MLA को मिलिए कि भाई ये कानून प्रिंट किया जाए यूनिक ID सिस्टम में, राशन कार्ड सिस्टम में और वोटर कार्ड सिस्टम में, कि यदि कोई बिन भारतीय इस कार्ड के लिए अप्लाई करेगा तो उसे 7 साल की जेल की सजा होगी। अब नेशनल ID सिस्टम के द्वारा ये समस्या कैसे कम हो सकती है? नेशनल ID सिस्टम पहले तो 1 साल के अंदर सबको दिया जा सकता है, प्रोसीजर सिंप्लीफाई करके, कि एक तो कानून बनाया जाए कि यदि कोई गैर हिंदुस्तानी अप्लाई करेगा तो उसे 7 साल की सजा होगी। जब वो अप्लाई करने आता है तब उससे कोई सबूत नहीं मांग सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में 5% लोग ऐसे हैं, और वो बड़ी संख्या है, कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार ने उन्हें आज तक कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है। उसमें गलती, मैं कहूंगा उन लोगों की गलती नहीं है, वो तो गरीब अनपढ़ लोग हैं। उनको जब सरकार ने कोई डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं है तो उनके पास डॉक्यूमेंट होगा कहां से? उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके बाप दादा के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कोई आदमी आके कहता है कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है, तो बिना किसी बहस के उस समय उसकी बात मान ली जाए, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है और फिंगरप्रिंट के आधार पर उसे उसी वक्त ID कार्ड दे दिया जाए, फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन। उसके सेकंड राउंड में हर एक व्यक्ति का ID कार्ड उसके माँ बाप के ID कार्ड से लिंक करना चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति आता है उसको पूछोगे भाई आपके माँ बाप जिंदा है तो उसका ID कार्ड नंबर क्या है। अब एक बार हर एक व्यक्ति का ID कार्ड उसके माँ बाप के ID कार्ड के साथ लिंक हो जाए तो गैर कानूनी घुसपैठियों का आना मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल हो जाता है कि वो आ गया, अब वो फर्जी ID बनाने जाएगा तो उसे कोई असली या नकली माँ बाप का नाम देना पड़ेगा, असली या नकली माँ बाप का ID नंबर देना पड़ेगा। अब वो ID नंबर देगा तो ऑफिसर तुरंत बोलेगा कि भाई इस नंबर का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, और यदि वो किसी असली व्यक्ति का नाम देता है तो उस व्यक्ति के प्रोफाइल में देखा जाएगा कि भाई इसके कितने लड़के हैं, इसके तो 2 ही लड़के हैं, तो ये तीसरा लड़का कैसे आ गया, वो भी 20 साल का। इसलिए जब ID कार्ड में पेरेंट्स का नाम लिंक किया जाता है, पेरेंट्स का ID लिंक किया जाता है, तो कोई भी वयस्क आदमी घुसपैठिया बन के आए तो उसको ID कार्ड नहीं मिल पाएगा। अब उसके बाद एक और कानून बना सकते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयर है, जितने भी नौकरी देने वाले हैं, जिनके पास 15 से ज्यादा एम्प्लॉई है, शुरुआत 15 से करो, बाद में नीचे करके 5 तक ले जा सकते हैं, फिर 1 पर भी ले जा सकते हैं, वो यदि बिना ID वाला एम्प्लॉई रखते हैं तो उन्हें 6 महीने की जेल की सजा होगी। तो इससे क्या होगा कि जितनी ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, चाय के बागान हैं, कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों को नौकरी मिलनी बंद हो जाएगी। अधिकतर गैर कानूनी बांग्लादेशी है वो लार्ज एम्प्लॉयर्स के वहां काम करते हैं, कुछ कुछ छोटे एम्प्लॉयर के वहां भी काम करते हैं, चौकीदार है, माली है, घर के नौकर है, उसमें भी है, पर वो बांग्लादेशियों की संख्या सब मिला के जोड़ दो तो भी 5-10% से ज्यादा नहीं होगी। अधिकतर बांग्लादेशी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल या तो बल्क एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर है, चाय के बागान है, फिर ONGC के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं आसाम में, उसमें इलीगल बांग्लादेशी काम करते हैं। और वहां पे एम्प्लॉयर पे ये जिम्मेदारी डाल दी जाए कि बिना ID यदि वो किसी आदमी को एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसे जेल की सजा होगी। तो ये 2 कानून भी डाल सकते हैं, पर ये 2 कानून आने में समय लगेगा, 2-3 साल का समय लग सकता है, क्योंकि ये कानून डालने के पहले तो हमें 100% हिंदुस्तानियों को ID कार्ड देना पड़ेगा, उसके लिए 1-2 साल लगेंगे। 1-2 साल में हो जाएगा। अभी तो ये 10 वर्षीय योजना बना दी, और अभी जो ID कार्ड के चेयरमैन है वो तो इस बात के भी खिलाफ है कि ID कार्ड के कानून में एक सेंटेंस प्रिंट करना चाहिए कि यदि कोई बांग्लादेशी या नॉन इंडियन कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसे जेल की सजा हो। वो इस
लाइन रखने के खिलाफ है। तो क्यों खिलाफ है वो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। वैसे उनकी जो कंपनियां, उन्हें सऊदी अरेबिया से बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट आता है, उस कंपनी का नाम नहीं लेना, नहीं मुझे यूआईडी के बड़े अफसर का नाम लेना है, पर जो भी हो यूआईडी के कानून में ये लाइन नहीं लिखी गई। और क्यों नहीं लिखी गई, किसने न लिखने का डिसीजन लिया, उसके बारे में मैं कहूंगा कि आप खुद भी पता लगाइए। तो आपको इतने बड़े बड़े नाम मिलेंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ये आदमी क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि भाई आओ बांग्लादेशी करोड़ों की तादाद में। पर ऐसा काम उन्होंने करके दिखाया है, कर सकते हैं नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। और अब सवाल अंत में आता है कि सऊदी अरेबिया को क्या लेना देना कि गैर कानूनी बांग्लादेशी भारत में करोड़ आए, 2 करोड़ आए, 10 लाख आए। तो इसमें यह है कि सऊदी अरेबिया में जो कुछ अमीर है वो अभी भी इस अपने इस महत्वाकांक्षा को पाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम होना चाहिए, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम होना चाहिए। और इसलिए वो इस मकसद से पूरी दुनिया में पैसा भी खर्च करते हैं। तो वो जो सऊदी अरेबिया का इस्लामिस्ट है, इस्लामिस्ट लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्लाम लाना चाहते हैं, वो इसे एक मौका देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि भाई बांग्लादेश में करोड़ों लोग हैं, गरीब है, भूखे हैं, उन्हें हिंदुस्तान में घुसाओ, खास करके उत्तर पूर्व के इलाके में, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, और उनकी आबादी बढ़ जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हथिया लो, और एक बार नॉर्थ ईस्ट आ जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस्लाम फैला दो। ये उनकी महत्वाकांक्षा आज की नहीं है, हजारों सैकड़ों साल पुरानी है। ये बात अलग है कि वो इराक में इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा इराक क्रिश्चियन हो जाएगा, पूरा लीबिया क्रिश्चियन हो जाएगा 15 साल के अंदर, उनके पांव तले जमीन नहीं रहेगी, वो अलग बात है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो बांग्लादेश के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है और पश्चिम बंगाल का एरिया है, उस पूरे एरिया में वो इस्लाम लाना चाहते हैं। इसलिए वो अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए आके आसाम में और पश्चिम बंगाल में आके रहे। और इन लोगों की पैसे की वजह से ये सारे एमपी एमएलए हैं वो चुप बैठे हैं। अब ये कैसे कंट्रोल करते हैं? ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया बीजेपी के एक एमपी को पैसा देती है, या सीपीएम को एक एमपी को पैसा देती है, या कांग्रेस के एक एमपी को पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है। पर उनका मीडिया में फंडिंग है, और मीडिया में फंडिंग है इसलिए ये एमपी एमएलए डरते हैं। ये एमपी एमएलए क्यों डरते हैं कि भाई हमने इस समस्या के बारे में कुछ किया, मान लो कोई कानून लाने की कोशिश की या कानून के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश भी की, तो इनके जो मीडिया में एजेंट है वो हमारे पे कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे, हमें बदनाम कर देंगे, मीडिया में हमारे खिलाफ अनाप शनाप छाप के हमें बदनाम कर देंगे, और कर भी सकते हैं। और ये इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस है कि अडवाणी जो कि 1991 से कहते थे, 1991 से अडवाणी ने हमेशा एक बात कही कि हम आएंगे, हम नेशनल आईडी सिस्टम लाएंगे, नेशनल आईडी सिस्टम लाएंगे, बांग्लादेशी घुस नहीं पाएंगे। और वो 6 साल होम मिनिस्टर रहे, 6 साढ़े साल होम मिनिस्टर रहे। अडवाणी को पूछ लो कि उनके कार्यकाल में कितने लोगों को नेशनल आईडी सिस्टम मिला, 1000, 2000, 5000, 1 लाख, कितने लोगों को उन्होंने पूरी नेशनल आईडी सिस्टम बंद करा दी। और बंद करा दी मतलब थी ही नहीं, और उन्होंने शुरू नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि वो सऊदी अरेबिया की लॉबी का सपोर्ट नहीं खोना चाहते थे कि भाई इस लॉबी को मैंने नाराज किया तो ये लॉबी मुझे पीएम नहीं बनने देगी, मेरे आदमियों को बदनाम करने देगी, मेरे आदमियों को बदनाम करने देगी, इसलिए उसने उनके लॉबी को छेड़ा नहीं। तो मैं संक्षेप में समापन करूंगा कि यह समस्या बहुत गंभीर है, और करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी आ रहे हैं। और ये चिकन नेक एरिया जो मैंने दिया, ये एरिया यदि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, चीन के साथ युद्ध हुआ और ये एरिया यदि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो इस एरिया में जितने भी सैनिक या सिविलियन है वो सब मारे जाएंगे। और इसके लिए हमें जो करना है वो हम कार्यकर्ताओं को ही करना पड़ेगा। कोई बड़ा नेता इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। कैसे? कि हम कार्यकर्ता इस बारे में इंफॉर्मेशन की भाई ये समस्या कितनी गंभीर है, इस समस्या का अति साधारण उपाय है डीएनए टेस्टिंग, नार्को टेस्ट और कॉल ट्रैकिंग के द्वारा बांग्लादेशियों को पता लगाया जा सकता है। और यदि राइट टू रिकॉल सीएम और राइट टू रिकॉल एलियन डेटा ऑफिसर आ जाता है तो
स्फूर्ति से इस मुद्दे पे काम भी, कार्रवाई भी हो सकती है। अब और इसके द्वारा हमें आम नागरिकों को बड़ी संख्या में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता उनसे विनती करूंगा कि इस पूरे वीडियो को वो बंगाली में उतारे, और उसमें हो सके तो कोई आप वेस्ट बंगाल का ही कार्यकर्ता रखिए, क्योंकि जितने ज्यादा कार्यकर्ता इस तरह के वीडियो बनाएंगे उतनी ये बात ज्यादा फैलेगी। तो इस पूरे वीडियो को बंगाली में बनाया जाए। यदि कोई पंजाब में या मैं गुजराती में तो मैं खुद भी बनाने वाला हूं, पर बाकी लैंग्वेज में भी अलग अलग कार्यकर्ता इसका अनुवाद करें और इसको अपने YouTube अकाउंट पे रख के ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं। अब एक सवाल आता है कि गैर कानूनी में बांग्लादेशी क्यों है, पाकिस्तानी क्यों कम है? पाकिस्तानी है पर उनकी संख्या पूरे इंडिया में मुश्किल से 3-4-5 लाख होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि बांग्लादेश से करोड़ों बांग्लादेशी आ गए लेकिन पाकिस्तान से कम आते। एक तो पाकिस्तान में गरीबी कम है, बांग्लादेश की तुलना में कम गरीबी है। दूसरा, आप भारत और पाकिस्तान का एरिया देखोगे तो ये पूरा एरिया जो है ये रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में ये पाकिस्तान की साइड का जो एरिया है वहां भी सैकड़ों मील तक कोई खास आबादी नहीं है, और हिंदुस्तान के जो सैकड़ों मीलों का एरिया है वहां भी कोई आबादी नहीं है। यानी पाकिस्तान से यदि कोई आएगा तो उसको कम से कम 100-200 मील चल के आना पड़ेगा, और हिंदुस्तान में आने के बाद भी 20-30-40 मील तक उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये राजस्थान और गुजरात की बात कर रहा हूं। और पंजाब का सवाल है तो यहाँ पे एक तो जो पाकिस्तान का पंजाब है वो थोड़ा समृद्ध इलाका है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या रिलेटिवली कम है, और वहां से यदि कोई गैर कानूनी पाकिस्तानी पंजाब में आता है तो पंजाब में स्थिति अभी अच्छी है कि वो गैर कानूनी पाकिस्तानी को घुसने नहीं देंगे, उसे वहीं पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। मतलब 100-200 घुस गए तो अलग बात है, पर यदि 1000-2000-5000 लोगों ने घुसपैठने की कोशिश की तो वहां के लोग उनको उनकी मरम्मत करके उसे पुलिस में भेज देंगे। इसलिए बहुत कम पाकिस्तानी पंजाब में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले 30 साल जो सीपीएम का शासन रहा उसमें वहां के एमपी एमएलए, पुलिस और जुडिशियरी ने घुसपैठियों का साथ दिया कि यदि कोई वहां का आदमी घुसपैठियों को मारता है तो वो हिंदुस्तानी को जेल में बंद कर देंगे, और घुसपैठिया किसकी बांग्लादेशी घुसपैठिया कुछ भी करता है, गैर कानूनी शराब बनाता है या गाय की स्मगलिंग करता है या केरोसिन की स्मगलिंग करता है या वहां के लोगों को मार के भगा देता है, मतलब हिंदुस्तान के लोगों को भगा देता है, तो उसको वहां का जो सीपीएम का एमएलए वो उसको पूरा प्रोटेक्शन देगा। तो इसकी वजह से वहां करोड़ों बांग्लादेशी आ गए, और इतना हमारा नसीब अच्छा है कि लाखों की संख्या में गैर कानूनी पाकिस्तानी नहीं आए। वैसे गुजरात में जो कच्छ का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे लाखों की संख्या नहीं पर सैकड़ों की संख्या में गैर कानूनी पाकिस्तानी है, पर वो संख्या इतनी छोटी है कि वहां पे बड़े पैमाने पे ढूंढना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो नेशनल आईडी सिस्टम आएगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगा। अभी उस प्रॉब्लम पे मैं ज्यादा फोकस करने की नहीं कहूंगा। मैं अभी फोकस करने का आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एलियन डेटा ऑफिस, राइट टू रिकॉल एलियन डेटा ऑफिस, डीएनए टेस्टिंग, नार्को टेस्टिंग, फोन कॉल ट्रैकिंग और नेशनल आईडी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए प्रयत्न शुरू किए जाए। धन्यवाद।